आज की ये वीडियो खासकर हिमाचल प्रदेश के उन कलाकारों के लिए है जो आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं या किसी भी तो मैं विरासती कलाकार हूँ। बरसू घराना गांव है मेरा। होली मेरी सखिए नडाने लुप्त होने जा रहे हैं, जैसे नौपत, शहनाई, बीसू बाजा और कुछ डौरू होते थे। लेकिन पुलिस की नौकरी हेक्टिक शेड्यूल, उसके बावजूद आप ट्रेनर भी हैं, राइडर भी हैं। एक घुड़सवार बनाना किसी को और घोड़ों को उसके लिए ट्रेंड करना कितनी मुश्किल जॉब है। जानवरों के साथ लगाव होना अति अनिवार्य है। अगर किसी का जानवर से के प्रति अगर प्यार नहीं है तो वो इस काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि घोड़सवारी एक आम व्यक्ति की बात करता हूँ, वो नहीं कर सकता है। आज की ये वीडियो खासकर हिमाचल प्रदेश के उन कलाकारों के लिए है जो आगे जीवन में कुछ करना चाहते हैं या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हैं। खास वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं और ये वीडियो देश विदेश तक पहुंचेगा। अलग अलग कलाकारों को कुछ नई चीज़ें दिखाने और सुनाने और समझाने को लेकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। नमस्कार, Q24 लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ किशन ठाकुर। अक्सर आपने एक लाइन मेरे मुंह से ज़रूर सुनी होगी जिसमें हिमाचल प्रदेश की संस्कृति, रीति रिवाज, कला और कदम कदम पर बदलती बोली का जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूं। लेकिन आज हमारे साथ एक खास पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो हिमाचल प्रदेश की तो शान है ही, लेकिन अपनी कला के दम पर आज विश्व विख्यात होते जा रहे हैं। विभिन्न मंचों पर उन्होंने विभिन्न तरह से अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उसी के साथ उनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में बतौर ASI और उसी के साथ राइडर और ट्रेनर, जो IPS और HS लेवल पर जितने भी राइडर बनते हैं उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी सिंह जी। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहेंगे। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य चुना। मैं सब दर्शकगणों को भी नमस्कार करता हूँ अपना। तो जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने तो बहुत छोटा सा अपना परिचय दिया, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इनका एक बहुत बड़ा परिचय है। हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति की अगर बात करें तो ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं है जो सबसे मुश्किल हो वो ये नहीं बजा सकते। मुश्किल वाद्य यंत्रों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें शहनाई हो, उसमें बांसुरी हो, उसमें सैक्सोफोन हो। वेस्टर्न में भी जो है ये अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र होते हैं वो भी ये प्ले करते हैं। तो कुछ सुनाना चाहेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे ज़िंदगी का सफ़र। आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से आज इस मुकाम पर पहुँचे। सर, मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर आप कुछ सुनाएं और उससे पहले बताएं कि वो कौन सी चीज़ हैं जो आप अभी बजा कर दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं विरासती कलाकार हूँ। बरसू घराना गांव है मेरा। तो बुज़ुर्गों से लेकर मैं 7वीं पीढ़ी का कलाकार हूँ। मैंने ये चीज़ अपने बुज़ुर्गों से ही सीखी है। उनके आदेशों के अनुसार मैं हर एक वाद्य यंत्रों को सीखा और उनसे प्रेरणा ली। और हर एक जो यहाँ पर मंडी में जितने भी क्लब या संस्थाएं जो कल्चर की है उनसे मैं जुड़ा और उन सभी संस्थाओं में मैंने काम किया अपना और अपना योगदान दिया, समय दिया। बाकी अब मैं बांसुरी के माध्यम से आपको एक होली सुनाने जा रहा हूँ, जो होली मैंने खुद लिखी हुई है। उस होली को बांसुरी के माध्यम से मैंने सुनाने जा रहा हूँ। किस संग खेलूं मैं होली होली मेरी सखिए नडाने। किस संग खेलूं मैं होली
कृष्णा के सिर पर मुकुट विराजे, कृष्णा के सिर पर मुकुट विराजे, राधा के सिर लाल डोरी डोरी, मेरी सखिए नड़ाने किस संग खेलूं मैं होली होली, मेरी सखिए नड़ाने। इसी के साथ एक गाना मैंने अपनी मृत्यु के ऊपर लिखा हुआ है जो अभी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो उसके मैं आपको कुछ बोल सुनाने जा रहा हूँ। बीरू मेरा नाम है, बीरू मेरा मुखिया, घाटा जाई फुकिया, कोस जो सुनाना दुखड़ा, जिगरू मेरा सुकिया, लम्फारिया बाटिए पाडलारी माटिए, बीरू मेरा केथी चुपिया, ऐसा दरियावरिए घाटिए, जाला रे छलाके करदा डुगी आली तरदा, बीरू मेरा मुखिया, घाटा जाई फुकिया, बर्दिए बीरू रिए सौकनी तू मेरी है, घड़ी पल खड़ी जा गल मेरी सुनी ले, नौकरी पुलसारी बीरू मेरा करदा था, बीरूबाजी हुआ मेरा जीना क जीना, फटिया मेरा कालजा कि दिखने सीना। तो ये मैंने मंडियाली में लिखा हुआ है। ऐसे में लिखता रहता हूँ जो इतना मेरा वक्त लगता है। नौकरी के बाद जो समय बचता है तो मैं संगीत में लगाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन, आपने शब्दों को जो पिरोया है बाकमाल है। खासकर आपकी बात करें जिस तरीके से पुलिस की जॉब भी आपकी है, उसी के साथ आपने कहा 7वीं पीढ़ी, तो अपने कल्चर को, अपनी रीति रिवाजों को, संस्कृति को, इन वाद्य यंत्रों को, नौकरी तो लग गई थी, छोड़ भी सकते थे, ऐसा क्यों? जो नौकरी में उस टाइम जो है इतना घर का खर्च नहीं चलता था, जो सच्चाई है, सत्य है। तो भर्ती होने के बाद ऐसा हुआ कि कुछ जो पैसों वगैरह की कमी होती थी वो महसूस नहीं हुई, तो इसी के साथ मैं फिर सीखता भी रहा, तो अपना घर गृहस्थ भी चलता रहा। तो मैंने इस विद्या को अपने खानदान में, अभी मैंने अपने पुत्र को ये विद्या दी, मैं सिखा रहा हूँ उसको, और विशारद कर रहा है म्यूजिक में। तो आने वाले समय में शायद परमात्मा का अगर आशीर्वाद होगा तो पीएचडी कर लेगा। तो ये, और मैं ये जो कुछ वाद्ययंत्र है जो हमारे लुप्त होने जा रहे हैं, जैसे नौपत, शहनाई और बीसू बाजा, और कुछ डौरू होते थे जो नाग देवता या गुग्गा राणा जहर पीर की मंडली में उनका साजों का वादन किया जाता था, वो लुप्त होने जा रहे हैं। बांठड़े में हमारे जो नौपत और कुछ वाद्यंत्र बजते थे, चाहे छोटे से, उसमें चाहे थाली बजानी है लेकिन उसका हिसाब होता था। वो बजाई जो है हमारी, जो कला जो है वो लुप्त हो रही है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से भी विनम्र निवेदन करता हूँ कि सीखने की कोशिश करो, नहीं तो हमारी परंपरा जो है हमारे हाथों से चली जाएगी। अगला प्रश्न मन में आ रहा है, जिस तरीके से आप अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और ख़ासकर आपके पास ये कलाएं हैं, लेकिन पुलिस की नौकरी, हेक्टिक शेड्यूल, उसके बावजूद आप ट्रेनर भी हैं, राइडर भी हैं। एक घुड़सवार बनाना किसी को और घोड़ों को उसके लिए ट्रेंड करना कितनी मुश्किल जॉब रहती है? ये तो खून की होली है। जो खेलना चाहता है वो विलिंग होके आता है इसमें, कि मैं विलिंग हूँ, मेरे को कोई हानि होगी तो स्वयं मैं इसका जिम्मेवार हूँ। तो पहले तो लिखित लिया जाता है जो विद्वान सीखने के लिए आता है, और इसमें जानवरों के साथ लगाव होना अति अनिवार्य है। अगर किसी का जानवर से के प्रति अगर प्यार नहीं है तो वो इस काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि घोड़सवारी एक आम मैं जो व्यक्ति की बात करता हूँ वो नहीं कर सकता है। इसमें फिजिकल फिट भी चाहिए, और जो ध्यान, घोड़े के ऊपर ध्यान भी होना चाहिए कि घोड़े का क्या हरकत करने जा रहा है और मैं कैसे इसको काबू करूँगा। जो सिखा रहा है उससे मैं किन किन बातों का ध्यान रखते हुए उन
जो छोटे छोटे नुक्ते होते हैं उनको कैसे सीखूँगा। तो ये उसका मतलब दिल का लगाव होना बड़ा ज़रूरी है इसमें। और भावना तो जो होती है उसी में से ही बांकुर निकलते हैं। हर एक कोई भी विद्या कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान लगाना अति आवश्यक है। बड़ा सिंपल वे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस आपको है, तो बड़े सॉफ्ट शब्दों में बड़े आसानी से कह दिया। लेकिन जब एक घोड़ा ट्रेंड होने के लिए आता है तो किस तरीके से, जिस तरीके से हम देखते हैं कि 26 जनवरी की परेड होती है तो हमारे पुलिस के जवान जो है घुड़सवारी करते हुए आगे चलते हैं, लेकिन उन घोड़ों की जो हाइट है वो बाकमाल है, और उसी के साथ इतने बड़े घोड़े को संभालना, इतने लोगों के बीच में से जाना, किस तरीके से ये सारा कोऑर्डिनेशन हो पाता है? जब घोड़े का बच्चा 15 महीने का या 18 महीने के बीच में, इसी के बीच में उसको सिखलाई दी जाती है, तो उस टाइम उसको पहले तो हम शॉर्ट रास बोलते हैं। शॉर्ट रास मतलब छोटा रस्सा से उसको, मतलब छोटे ग्राउंड में उसको अपनी भाषा में, घोड़े को किसी भी भाषा में लगा दो वो उसी भाषा में लग जाता है। जानवर का ये मतलब उसका दिमाग सभी भाषाओं को कैप्चर कर देता है। तो हम चाहे हिंदी में लगाए चाहे मलयाली में लगा दे, लेकिन जानवर काम करेगा। और उसके सिखाने का जितना हम उससे जुड़े रहेंगे उतना वो जानवर हमारे से प्यार करता है। और उसके बाद हम छोटे ग्राउंड में फिर पहले खाली चलाना उसको, फिर उसको जीन काठी लगा के खाली चलाना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर रेत की बोरियां रखनी है, फिर वो जो रेत की बोरियां के साथ चलाना है। उसके ऊपर कोई सवार नहीं बिठाना है, क्यों कि कहीं गिरा ना दे। तो उसके बाद फिर दोनों साइड से उसको लगाम रास बोलते हैं, तो उसको डाल के फिर घोड़े को बंधा बिठा के फिर उसको काबू करके घोड़े को पकड़ के चलाना है कि सवार को गिरा ना दे। फिर उसके बाद उसको हमने 4 दीवारी बनाई होती है, जो ग्राउंड को कवर किया होता है कि घोड़ा कहीं भाग ना जाए सवार को लेके, तो उसमें चलाना है और खाली चलाना है। फिर उसके बाद उस सवार को बिठाना है। फिर अगर घोड़ा ज़्यादा बिगड़ैल हो तो उसमें 2 सवार इकट्ठे बिठा देने और दोनों रासों को इधर उधर से पकड़ना, और वैसे घोड़े को फिर वो घोड़ा काबू आ जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके उसको फिर बाद में जो है उसको बाज़ार में निकालते हैं, जब हमारे को एतवार हो जाता है कि घोड़ा अब तैयार हो चुका है। लेकिन फिल्मों में तो दिखाते हैं कि बस गए और घोड़े को पकड़ा, उस पर बैठे और दौड़ते हुए निकल गए। नहीं जी, फिल्मों की बात हो तो ये मेहनत करना तो बेकार हो समझी जाएगी। क्यों, फिल्म की बात कुछ अलग है, जो हकीकत में करना है काम वो बड़ा जोखिम भरा काम होता है, मेहनत भरा काम होता है। आप देखते हैं एक पशु को ट्रक के ऊपर लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, तो उस मालिक का क्या हाल होता है और कैसे उसको उस के ट्रक के ऊपर लोड करते हैं, ये तो छोटी सी बात है। तो घोड़ा कंट्रोल करना, जानवर कंट्रोल, हर एक जानवर जो है ये जानवर के साथ जो है अपने दिमाग को जानवर के साथ मिलाना बड़ा मुश्किल काम है। लंबा एक्सपीरियंस आपका है, बहुत से आईपीएस ऑफिसर्स भी आपके पास ट्रेन होने आए। जान का खतरा तो रहता ही है, इतना बड़ा जानवर है, कभी चोट का सामना करना पड़ा इस तरीके का कुछ? इस तरीके से तो हमारे आईजी साहब जद्दी साहब जी जो शिमला में हैं, वो महबूब घोड़े के ऊपर यहाँ मंडी में, तो वो तो सीखे हुए हैं, बहुत अच्छा घोड़ा चलाते थे, लेकिन घोड़ा अचानक बिगड़ गया तो वो उनका पाँव जो है लगाम से लग गया, मतलब फंस गया, तो उनके पीठ काफ़ी चोट आई थी उस टाइम। तो घोड़े को कंट्रोल बड़े मुश्किल से किया था। तो ऐसा है कि रिमोट से तो घोड़ा नहीं चलेगा, ये तो जो सवार बैठा होगा खुद चलाएगा, और खुद उसको जोश भी होश भी वो दोनों रखना पड़ती है उसको, सवार को। सवार तभी बनता है जब वो निडर होता है, अनादर नहीं। हिमाचल प्रदेश पुलिस की बात करें तो जो घोड़े हिमाचल प्रदेश पुलिस के पास हैं उनकी हाइट बड़ी बाकमाल है। क्या ये कुछ खास किस्म के घोड़े? ये थोरो नस्ल के लाए हुए हैं। घोड़ों की अलग अलग नस्लें हैं, जो जैसे भी हम ख़रीदना चाहते हैं उस नस्ल को ख़रीद सकते हैं। ये सरकार से ही सारी प्रूव होके आती है बात कि किस घोड़े को
कहाँ किस तबेले से खरीदना है तो वहीं पर जाते हैं। बाकमाल, जितना आपके बारे में जान रहे हैं उतना और जानने की जो है वो इच्छा हो रही है। इसी के साथ आ जाते हैं आर्टिस्टिक फील्ड पर। पुलिस की जॉब भी है और उसके साथ घुड़सवारी भी है, सिखाना भी है, लेकिन और भी वाद्य यंत्र जो हैं वो आप प्ले करते हैं, जिसमें शहनाई एक प्रमुख चीज़ है। बात करें देव वाद्य यंत्रों की तो शहनाई जो है सबसे पहले बजाई जाती है। उसके बारे में जानना चाहूँगा, कितना मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है और किन किन तरह की शहनाई है, क्योंकि अक्सर जो अभी मुझे देखने को मिल रही है ये लकड़ी से बनी है और इसमें कई चीज़ जो हमने देखी हैं वो उसमें सिल्वर भी होता है, चेन्स भी होती हैं। इसके बारे में जानना चाहूँगा। मैं सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी बात जो लुप्त हो रही है, ये शहनाई जो बनी है, शहनाई हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि ये शहनाई जो है शिव की बारात में बजी पहली बार। तो स्वयं जो है गुरु शिव भोलेनाथ ही हुए, क्योंकि ये शहनाई जो है धंतूरा फूल के ऊपर बनी है। धंतूरा फूल जो है शिव जी भगवान जी को बहुत प्यारा है, तो उस फूल के ऊपर जो है इसकी शेप है पूरी है शहनाई की। वो ये जो घास लगी है ऊपर, संसार में एकमात्र घास है जो बजती है, इस घास का नाम है नरकट घास। आज तक शायद किसी को इना गिना जानता होगा कि ये इस घास का क्या नाम है। तो ये घास जो है नरकट घास है और इसको नाद बोला जाता है। शिव जी ने नाद बजाया द्वारे नंद के, तो नाद जो है नाद ध्वनि, तब भी इसको बोला गया है साज को कि ये मंगल ध्वनि के लिए बजाया जाएगा, मंगल कार्य के लिए बजाया जाएगा, और शुभ जहाँ होगा वहाँ पर शहनाई निषेध है। तो इसके जो ये दो छेद जो हैं, ये नाक जैसे हमारा नाक में होता है वैसे दो छेद हैं इसके, जो ये छेद जो है ये सब के बराबर है। जो ये साइड के हैं दो छेद, ये नाग ध्वनि नाद, इसको जैसे मृग ध्वनि होती है, ये इससे ज़्यादा गूंजती है शहनाई। और ये इलेक्ट्रॉनिक साज नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने से ये साज बजाया जाता है मेहनत से। और इस साज को देवी देवताओं के द्वार पर और उनके मंगल कार्य के लिए अति उत्तम माना गया है शहनाई को। देवी देवता के आगे और मंदिर में पूजा के टाइम पर वह देवताओं के अलग अलग वाद्य यंत्रों में हर एक जगह पर इसका कार्य किया जाता है। मैं चाहूँगा कि अब ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए आप ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी ऑडियंस को सुनाएं और उसके बारे में बताएं कि वो चीज़ क्या है जो आप प्ले करने वाले हैं। मैं अब आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, सावन लगा है तो मैं सावन मास का एक थोड़ा स्थाई और अंतरा आपको शहनाई के माध्यम से सुनाऊंगा। पहले मैं बोल के सुनाऊंगा कि ये गाना कौन गाने जा रहा हूँ मैं शहनाई में। सावन आयो आयो गोरिए, सावन आयो आयो गोरिए, पिया परदेसा रे वरी बाद लाहो लाई घम घो, कि जो बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है, इसी सावन के ऊपर जो है हमारे बुजुर्ग जो है इन गानों को गाया करते थे। तो मैं अब शहनाई के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ।
बेहद ही बाकमाल, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मैं देख रहा था और जब इसकी वेरिएशन जो धुन अभी बज रही थी बांसुरी से, तो मेरे कानों में भी जो है अपने आप एक वाइब्रेशन आ रही थी। और ख़ासकर सर ये इंस्ट्रूमेंट बजाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम है। ये बांसुरी और शहनाई ये है तो उंगलियों से चलती है, लेकिन थोड़ी जो शहनाई है वो कठिन है, क्योंकि इसमें हरकतें गले की भी होगी तो जीभ की ठोकर भी लगेगी, तो थोड़ा अपने भाव जो बीच में डालना पड़ते हैं। इसमें गाना कोई भी हो उसको अपने भाव में ढालना पड़ता है, और थोड़ा राग की प्रैक्टिस करना पड़ती है, तब ये कुछ चीज़ बनती है अच्छी, मतलब ऐसा है। बाकी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। मैं तो एक पुलिस जवान हूँ, मेरे को इतना वक्त में नहीं, जितना मुझे पिताजी और दादा से मिला तो उतना मैंने सीख लिया। बाकी मैं अपने मनोरंजन के लिए ज़्यादा, तो मैंने अपने मनोरंजन के लिए सीखा हुआ है। बाकी जहाँ टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा लगा लेता हूँ। बाकी बहुत 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 बाकमाल है, और सच में हमने भी जो अभी सुना और देखा, सच में प्रफुल्लित हो गया दिल। लेकिन इसी के साथ आपने शहनाई को बीच में नाद भी कहा, लेकिन हम एक नाद के बारे में जानते हैं जो सिंग से बना हुआ होता है, उसके बारे में जानना चाहूँगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, जो नाद है, शिव जी ने नाद बजाया द्वारे नंद के, जब भगवान भोलेनाथ ने जोगी का भेष धारण करके जब गोकुल गए थे, तो यशोदा माई के आंगन में जब उन्होंने नाद घोष किया, तो यशोदा मैया ने मना किया कि जोगी मेरा लाल उठ जाएगा, तो उसको ये मत उठाओ, आप इस नाद को मत बजाओ, इस ध्वनि को। तो शिव भोलेनाथ हंस के बोले थे कि माई जो तेरे पलने में लल्ला है वो तीन त्रिलोकी नाथ है, वो तो पहले ही जागे हैं। तो ये जो नाद है ये हरण के सिंग से बनता है, वो भी पता नहीं कौन सिंग है जिससे वो बजने वाला होगा और जिसका नाद बनेगा। ये बड़ा कम मंदिरों में मिलता है। हमारे यहाँ पर छोटी काशी में, मंडी में काफ़ी मंदिर है, लेकिन शायद किसी किसी मंदिर में होगा, किसी ने रखा होगा। बाकी इसको नौनाथ, गुग्गा राणा, जहार पीर, उनके मंदिरों में बजाया जाता है। और ये नाग देवता समस्त उनके वो भी बजाते हैं। बाकी जो जोगी होते हैं, योगी होते हैं, वो भी भगवान की पूजा करने के लिए जो है नाद घोष करते हैं। बाकी जो ये आते हैं, जो सपेरे बोलते हैं हम, जो सांप वाले जो सांप दिखाते हैं, वो भी बजाते हैं नाद। बाकी इसको आम ना रखता है ना इसको बजाता है, क्योंकि इसमें बात है, शर्त है भोलेनाथ ने, जो नाद बाजे तो भूत जागे, शंख बाजे तो भूत भागे। तो नाद जो है सभी नहीं बजा सकते हैं, ये कुछ निषेध भी है। जिनको नहीं है पता वो तो बजा लेंगे, उनको होता भी कुछ नहीं है बजाने से, तो कोई ऐसा तो बात नहीं है जो नहीं होगा कुछ। ये तो फ़ायदा ही है, साज है, इनको रखने से कोई घाटा तो नहीं है। हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा, हिमाचल प्रदेश से शुरुआत हुई और एक बड़े रियलिटी शोज़ में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया। आज हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग जो है, उसकी जो टीम है, जो टुकड़ी है, उनका नाम आपके साथ जुड़ता है, आपका नाम उनके साथ जुड़ता है। ये कहानी क्या है? मैं पहले से लेके सन 1988 से आज तक पुलिस विभाग में जो स्पोर्ट्स मीट हमारी साल में एक बार होती है, उसमें तो मैं तकरीबन मतलब एक भी मिस नहीं हुई आज तक स्पोर्ट्स मीट अपनी। लेकिन जहाँ जहाँ भी मेरे विभाग का प्रोग्राम होता है तो मैं स्टेज शो भी करता हूँ, मैं लेखक भी हूँ, और ये नाट्य और ये फोक डांस भी तैयार करता हूँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट भी सभी बजाता हूँ, ढोलक भी, जो भी साज मिलता है मैं बजा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। बाकी जो ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के हमारे जो है ऑर्केस्ट्रा इंचार्ज श्री विजय जी, तो उनकी देन है सारी कि उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को एक संभाल के रखा। फिर और मेरा उसमें भतीजा है नरेश, जो सैक्सोफोन बजाता है, वो काफ़ी उसने मेहनत की, और हमारे अपने ही घर का है वो बच्चा,
तो उसने काफ़ी मेहनत की और बॉम्बे तक एक इनाम कमाया। हमें खुशी है उस बच्चे की कि हमारे ख़ानदान में ऐसे पुत्र पैदा हुए, या हमारे से विद्या जो हमारी घर की विद्या ही वो ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो हमें खुशी है इस बात की। हिमाचल प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हैं विभिन्न युवा जो है, कोई संगीतकार बनने का सपना देखता है, कोई डांसर, कोई मॉडल, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है। लेकिन बात करें बातों की तो सपनों में तो लंदन और अमेरिका की उड़ान भर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में अगर बात करें तो शायद सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस विद्या को किस तरीके से अपने भीतर लाया जाए? क्या डिसिप्लिन भी इसके लिए ज़रूरी है, या किस तरीके से काम किया जाए कि आगे जाकर भविष्य में वो बच्चे अपना नाम कमा सके? इसमें सबसे पहले तो जैसे मैं इस एज के ऊपर हूँ, तो मेरे बच्चे हैं, तो पहले तो मुझे अपने आप ढलना पड़ेगा म्यूजिक लाइन में, फिर मैं अपने बच्चों को डालूँगा। अगर मैं खुद ही उस लाइन में नहीं हूँ, तो मेरे बच्चे उस लाइन में नहीं आएंगे, या तो फिर मेरे को उनको किसी अच्छे उस्ताद के पास की और जगह पर भेजना पड़ेगा। लेकिन रही जो सीखने की भावना है, तो बच्चे में वो भावना अपने आप बन जाती है जब उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट थमा दिया जाता है। अपने आप जैसे ग्राउंड में आज उसको बॉल पकड़ना नहीं आता है और कल को अच्छा स्पाइकर बनता है। जैसे कुश्ती में उसको अब पहले कोई दाव पेच नहीं आता है, बाद में वो एक मंझा हुआ पहलवान बनता है। उसी तरह इंस्ट्रूमेंट जब हाथ में बच्चा पकड़ता है, तो शुरुआत में उस्ताद कभी ध्यान दे अच्छा उसको सिखाने के ऊपर। और एक बात और है कि विद्या छुपानी नहीं चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए। विद्या दान जो है सबसे बड़ा दान है, ये भावना सब में होनी चाहिए। जिस तरीके से आपकी बातें सुनी बाकमाल, बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस आपका अभी तक रहा है। लेकिन अब जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है वो चाहती हैं कि और भी कुछ धुनें हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जिस तरीके से बांका मुल्का हिमाचल तेरी चोटी ऊपर कैलाशो, इस तरीके की 2-3 धुनें जो हैं हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर सुनाएं। मैं वर्षा ऋतु का एक गाना सुनाने जा रहा हूँ, जो इसी लेखक ने लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैं उस लेखक को दिल से नमन करता हूँ जिसने इस गाने को लिखा है। धारा रही है धुई मुई डसने नो आंदी, माँ नहीं रहना कले में जो लई चल सौगी हो। ये मंडी का फोक गीत है और बहुत पुराना फोक गीत है, बहुत सुना है, लोगों ने सुना है, शायद पसंद करेंगे, तो मैं उनके सामने गाने की कोशिश करूँगा।
बहुत ही बाकमाल और सच में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए बहुत पावर चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी जगह से फूंक जो है यहाँ तक पहुँचाना और उसके बाद स्वर निकालना, धुन निकालना बहुत मुश्किल काम है। आपके इस काम को हम Q24 लाइव की पूरी टीम जो है सलाम करती है सर, और हम चाहेंगे कि आप यूं ही हिमाचल प्रदेश का नाम दिन प्रतिदिन रोशन करें। मैं इस मीडिया टीम का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अपने दिल से नमन करता हूँ कि मुझे मौका दिया और आगे भी मौका मिलेगा तो मैं अपनी मेहनत तो मैं जारी रखूँगा, पर लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाया जाए मैं ज़रूर टाइम निकालूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति यूं ही नहीं कही जाती, हर घर से स्वर निकलता है, संगीत निकलता है, अलग अलग प्रकार की कलाएं हर घर में आज भी मौजूद हैं और पूजी जाती हैं और उसे आगे बढ़ाया जाता है। फिलहाल बने रहें Q24 लाइव के साथ। नमस्कार।